प्लीज छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 भर्ती परीक्षा के फ्री क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ में पीडीएस के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाएं। ठीक है, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं हैं, आज हम उसको देखने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो हैं विभिन्न योजनाएं। ठीक है, सबसे पहले है केंद्र की योजनाएं। ठीक है, तो केंद्र की योजनाएं, जैसा कि अब हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि टीपीडीएस जो है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो केंद्र सरकार द्वारा लाई गई योजना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है उसके, यानी कि टीपीडीएस के क्रियाकलापों का पूर्ण कंप्यूटरीकरण। ठीक, यानी कि इसको हम बोलते हैं प्लान स्कीम फॉर ऑन एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ टीपीडीएस ऑपरेशंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो स्कीम, इससे पहले क्या होता है क्या नहीं होता है, उससे पहले आपको जो चीज़ जानना है वो ये है कि ये कंप्यूटराइजेशन का प्रोग्राम जो है, यानी कि टीपीडीएस के सभी कार्यों को कंप्यूटरीकरण करना है, ये लाया कब गया था? तो ये 12वें पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक थी। ठीक है, यानी कि 12th 5 ईयर प्लान में ये कंप्यूटराइजेशन का स्कीम लाया गया था। ठीक है, कंप्यूटरीकरण का, यानी कि टीपीडीएस को पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकरण कर देना है। ठीक है, तो ये कब लाया गया? 12वें पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से 2017 के बीच में थी। ठीक है, अब इसमें जो शेयर है, यानी कि राज्य का और केंद्र का कंप्यूटरीकरण तो करना है, लेकिन कोई भी स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए पैसे भी लगते हैं। तो पैसे कौन कितना देगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में कौन कितना देगा, तो ये डिसाइड किया गया था कि कंप्यूटराइजेशन का प्रोग्राम जो टीपीडीएस में हो रहा है, उसमें राज्य और केंद्र का जो अनुपात रहेगा वो 50:50 होगा। ठीक है, कितना? 50:50। ये सभी राज्यों के लिए, पहाड़ी राज्य और पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर। तो वहाँ कितना है पूर्वोत्तर राज्य में और पहाड़ी राज्य में? वहाँ पे ये प्रावधान किया गया था कि 90:10 रहेगा। ठीक है, यानी कि केंद्र का 90 और 10 राज्यों का। ठीक है, कहाँ का? पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों का। ठीक, और बाकी जितने भी अन्य राज्य हैं वहाँ पे 50:50 का प्रावधान किया गया था। सेम जो मैंने अभी आपको समझाया है, ये यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप लोग पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम में जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ हम अवेलेबल करवा देते हैं, तो वहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। जो अभी मैंने समझाया वो वही लिखा हुआ है। ठीक है, साथ में इसको जानने से पहले, जैसे कि आप सभी पढ़े होंगे कि कोई भी ये इस तरह का प्रावधान तो किया गया कि 50:50 और 90:10 तो किया गया, लेकिन ये किस तरह से करते हैं इसको आप लोग एक बार क्विकली मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो हमारे देश में चाहे जो भी स्कीम है वो कैसे इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है, उनका क्रियान्वयन कैसा होता है कि 2 प्रकार की स्कीम हमेशा होती है। एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। ठीक है, जो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, सेक्टर है ना, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है वो संघ सूची जो भी रहते हैं, संघ सूची में जो भी विषय है उस पर बनाई जाती है। किसमें? जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, सेंट्रली सेक्टर स्कीम जो होती है वो संघ सूची में जितने भी विषय हैं उस पर बनाई जाती। और यही हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की यदि बात करेंगे, ठीक है, स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती हैं वो क्या होती हैं? जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती हैं वो राज्य सूची में जो भी विषय है उस पर बनाई जाती हैं। ठीक है, ये संघ सूची और ये राज्य सूची। ठीक है, याद रहेगा, राज्य सूची। और जो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है वो क्या होता है? संघ सूची पे तो बनाई गई, लेकिन उसमें पूर्ण रूपेण जितना भी खर्चा आता है वो केंद्र सरकार उसका वहन करती है। ठीक है, पूरा खर्चा, और उसको इम्प्लीमेंट करवाने का कार्य भी
केंद्र सरकार का होता है। और यही जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, जो राज्य सूची पर बनाई जाती है, राज्य सूची के विषयों पर जो बनाई जाती है, उसको लागू कौन करता है? राज्य सरकार करती है। ठीक है, इसमें जो सेक्टर में क्या होता है कि 100% भागीदारी केंद्र सरकार की होती है। किसमें? सेक्टर पे। लेकिन यही यदि हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है? रेशियो डिवाइड होता है। ठीक है, रेशियो किस तरह से होता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, यानी कि सेंटर इज टू स्टेट। ठीक, क्या होता है? किसी कोई स्कीमों में 50:50 होता है, किसी में क्या होता है 75:25, यानी कि 75-25, किसी में 70-30 होता है। ठीक, और किसी में 60-40 होता है। ये किस पे निर्भर करता है कि कौन सी योजना लाई गई है, ये डिसाइड किया जाता है। ठीक है, फिक्स नहीं होता है ये सभी रेशियो। ठीक, जो भी लाएंगे वो डिसाइड करेंगे कि अच्छा ये स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इतनी इतनी भागीदारी केंद्र की और राज्य की होगी। यहाँ से ये आपको क्लियर हो गया कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में इतनी भागीदारी। तो इसके तहत ये जो कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है, कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली का, इसके तहत ये जो है देखिए 50:50 का रेशियो रखा गया है। ठीक, और साथ में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य में 90:10 का रेशियो हमेशा निर्धारित होता है, ये फिक्स होता है उनके लिए। ठीक है, साथ में ये होता है, एक होता है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में दोनों ही बना सकते हैं नियम, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार। ठीक है, ये आप जानते होंगे। ये एक मतलब मैं आपको क्विक रिवीजन करवा दी हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि ये किस तरह से 50:10 का रेशियो 50:50 का रेशियो क्यों लिया गया है। ठीक है, फिर साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक्टर होती है और स्पॉन्सर्ड होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सेक्टर को आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गई। ठीक है, ये हो गई। साथ में यदि जैसे कि नमामि गंगे है, नमामि गंगे प्रोग्राम, ये सब क्या है? सेक्टर स्कीम है। ठीक है, सेंट्रली सेक्टर स्कीम। और यही है, हम स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें तो जैसे कि हो गया मनरेगा, MG नरेगा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, MG नरेगा हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सभी क्या है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना। क्या? आई रिपीट वंस अगेन, फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना। तो इसमें क्या होता है, यह भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य योजनाओं के हितग्राहियों में अनीमिया एवं अन्य पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए पोषक तत्वों से युक्त आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12। अब याद क्या करना है आपको, यहाँ पे समझाऊंगी, लेकिन जो चीज़ याद करना है उसको पहले सुनो कि पोषक तत्वों में ये फोर्टिफाइड राइस में पाया क्या जाता है। इस तरह से पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि फोर्टिफाइड राइस होता क्या, पहले इसको समझो। तो फोर्टिफाइड राइस ये होता है, नॉर्मल राइस यानी कि नॉर्मल चावल जो है वो तो हम सभी जानते हैं। फोर्टिफाइड राइस ये होता है कि इसमें पोषक तत्व ऐड किए जाते हैं। ठीक है, फोर्टिफाइड करना होता है, फोर्टिफाइड मतलब एडिशन कर रही है। तो एडिशन में ये क्या किए फोर्टिफाइड राइस में, सबसे पहले आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12। ठीक है, ये चीज़ 4 चीज़ याद रखोगे आप लोग, आयरन, फॉलिक एसिड, 3 चीज़, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12। ठीक, इसको ऐड करके जो है जो भी राइस का निर्माण किया गया है वही फोर्टिफाइड राइस है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत सरकार क्या की है, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में या फिर अन्य किसी योजना के जो भी हितग्राही हैं तो उनको ये फोर्टिफाइड राइस उपलब्ध कराएगी। और क्यों उपलब्ध करा रही है, उद्देश्य आएगा तो अनीमिया और अन्य पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए। ठीक है, सेकेंड थिंग आपको जो याद करनी है वो ये है कि अनीमिया एवं अन्य पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार, कौन करवा रहा है, भारत सरकार। ठीक, ये चीज को याद रखोगे आप लोग। फिर ये क्या किया गया था कि पायलट बेसिस में चालू किया गया था। पायलट बेसिस में हमारे राज्य से कौन सा जिला चयन किया गया था, तो कोंडागांव। ठीक है,
थर्ड थिंग कि पायलट बेसिस पे चालू किया गया था। पायलट स्कीम्स आप जानते होंगे कि पहले एक जगह पे चालू करते हैं, यदि वो वहाँ पे सफल होती है तो बाकी सभी जगह पे उसको चालू कर देते हैं। ये आपको सभी को पता ही होगा, है ना। तो हमारे राज्य से कौन से जिले का चयन हुआ था, तो वो कोंडागांव, ठीक है, याद रखना। तो कोंडागांव जिले में कब से 1 नवंबर 2020 से फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, ठीक है। फोर्थ थिंग, यानी कि यहाँ इस पेज से आपको क्या क्या चीज़ याद रखना है। ये फर्स्ट थिंग क्या है कि फोर्टिफाइड राइस में होता क्या क्या चीज़ है, ठीक। तो उसका आंसर होगा आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12। फिर सेकंड, आपको उसका उद्देश्य कि क्यों चलाया जा रहा है और किसके द्वारा, तो भारत सरकार चला रही है। क्यों चलाया जा रहा है, अनीमिया एवं अन्य पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये पायलट बेसिस पे चलाया गया, लेकिन हमारे राज्य से कौन से जिले को चयनित किया गया, तो कोंडागांव, ठीक। फिर कोंडागांव में ये चलाया कब से जा रहा है, तो 1 नवंबर 2020 से। ये आपको इतनी चीजें इस पेज से आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़े। एक्सक्यूज मी। इसमें क्या होता है कि राशन कार्ड धारियों तथा मध्याह्न भोजन, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि क्या है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को, ठीक है। तो वो क्या है कि राशन कार्ड धारी तथा मध्याह्न भोजन योजना, पूरक पोषण आहार योजना, छात्रावास कल्याणकारी योजना के हितग्राहियों को फोर्टिफाइड राइस वितरण किया जा रहा है। अब यहाँ से पूछा जाएगा कि कौन कौन से हितग्राही हैं, यानी कि कौन कौन सी योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को फोर्टिफाइड राइस जो है वितरित किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो राशन कार्ड धारी होने चाहिए वो, ठीक है। फिर वो योजना कौन कौन सी है, तो वो है मध्याह्न भोजन, पूरक पोषण आहार, छात्रावास कल्याणकारी योजना। इन तीनों के हितग्राहियों को फोर्टिफाइड राइस अवेलेबल करवाया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना केंद्र क्षेत्रीय योजना, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम का डिवीजन अभी मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी केंद्र क्षेत्रीय योजना है। जब आप PDF पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये भी जो है केंद्र क्षेत्रीय योजना है, ठीक है, जो भी अभी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद जो है ये जो हम फोर्टिफाइड राइस वितरण देख रहे हैं, तो ये भी केंद्र क्षेत्रीय योजना है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये केंद्र क्षेत्रीय योजना है, ठीक है। इसमें अनुपात है 75:25 का। अभी मैंने आपको समझाया कि 4 रेशियो निर्धारित करते हैं, 50:50, फिर 70:30, फिर 75:25 और 60:40, है ना। ये 4 रेशियो डिसाइड होता है, जिसमें ये जो है फोर्टिफाइड राइस 75:25 रेशियो है किसके, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की। जो बड़ा आंकड़ा होता है वो केंद्र सरकार का हमेशा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसमें क्या दिया गया है, राज्य शासन द्वारा राज्य योजना के राशन कार्डों में स्वयं के व्यय पर फोर्टिफाइड राइस वितरण किया जा रहा है। यानी कि राज्य शासन क्या कर रही है, स्वयं का खर्चा वहन कर रही है और वो खुद ही अवेलेबल करवा रही है, बस ये लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं इसको। अब राज्य की योजनाएं देखेंगे। अभी हम केंद्र की योजनाएं देखेंगे। केंद्र की योजना में फर्स्ट देखे थे कंप्यूटराइजेशन ऑफ TPDS, सेकेंड में देखे थे फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस, ठीक। फिर उसके बाद राज्य योजना में जो हम अब देखने वाले हैं वो ये है यूनिवर्सल PDS। ये एक अपने में एक टॉपिक है, ठीक है। यूनिवर्सल PDS यानी कि सार्वभौम PDS, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। और वो क्यों नया टॉपिक नहीं है, क्योंकि अब तक जो मैंने आपको संशोधन वाले में पढ़ाया और कल का जो वीडियो था, इसमें हम जो सार्वभौम PDS में जो भी प्रावधान है, जो भी नियम है, वो मैंने आपको समझाया। लेकिन अब पर्टिकुलरली इस टॉपिक के अंदर वो सब बातें ये आज आप जानेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि राज्य के सभी परिवारों को
खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु कब, अब फर्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कब लागू हुआ? तो 2 अक्टूबर 2019 को। यानी कि सार्वभौम पीडीएस, यूनिवर्सल पीडीएस कब आया है? तो ये 2 अक्टूबर 2019 को, कहा? छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक, फिर उसके बाद सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत प्राथमिकता राशन कार्डों की खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि के साथ साथ सामान्य परिवारों के लिए भी खाद्यान्न की पात्रता तय की गई। सेकेंड थिंग अब जो आपको याद करना है वो ये है, पॉइंट वाइज याद करना, जल्दी याद होगा, है ना। इजी वे इज टू पॉइंट वाइज आप याद करें। सेकेंड थिंग जो आपको याद करनी है वो ये है कि सार्वभौम पीडीएस जब लाए हैं तो क्या किए हैं कि प्राथमिकता राशन कार्ड धारी जो हैं उनमें खाद्यान्न में वृद्धि की गई है। जो भी यानी कि उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा था 2019 से पहले, उसमें क्या किया गया है? वृद्धि किया गया है। ठीक है। सेकेंड थिंग क्या किया गया है कि सामान्य परिवारों को भी क्या इनमें जोड़ा गया है, यानी कि आपको भी मिल जाएगा। अब याद करो कि जब मैंने आपको संशोधन वाला बताया था, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा संशोधन अधिनियम 2019 मैंने आपको बताया था, उसमें सामान्य परिवारों को भी ऐड किया गया 2019, याद रखना है ना। तो वो यही था कि सार्वभौम पीडीएस जब आया है तो उसमें क्या किए गए हैं, सामान्य परिवारों को ऐड किया गया है। तो सामान्य परिवार कौन होते हैं? जो आयकरदाता होते हैं या फिर जो प्रॉपर्टी टैक्स पटा रहे हैं। ठीक है। और साथ में क्या मैंने आपको बताया था, जो गैर आयकरदाता है वो भी आते हैं। ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि यानी कि 4 हेक्टेयर की ज़मीन होनी चाहिए, इस तरह से पूरा हमने डिटेल में देखा था। यदि नहीं याद आ रहा है तो आप लोग फिर से जा करके उसको सुनिए। अब फिर से उसको रिपीट करना यानी कि टाइम कंज्यूम ही होगा। ठीक है। आगे देखते हैं उसमें क्या है, आप लोग पहले उसको देख लेना ज़रूर। ठीक है, कि सामान्य परिवार की पात्रता के लिए क्या बताया गया था आपको। ठीक है, सेशन में आगे देखिए। तो फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताया वो क्या है कि ये लागू कब हुआ। सेकंड क्या है कि क्या किए, प्राथमिकता परिवारों में जो भी खाद्यान्न उपलब्ध करवा रहे थे उसमें वृद्धि की गई। सेकंड में क्या किया गया, सामान्य परिवार को जोड़ा गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्राथमिकता राशन कार्डों की खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि कर 1 सदस्यीय परिवार के लिए 10 किलो, 2 सदस्यीय परिवार के लिए 20 किलो और 3 से 5 सदस्यीय परिवार के लिए 35 किलो तथा 5 से अधिक सदस्य वाले परिवार के लिए 7 किलो प्रति सदस्य प्रति माह चावल 1 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है। ये मुझे नहीं लगता कि आपको फिर से एक्सप्लेन करवाने की, मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि हम 2 दिनों से यही देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यदि कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप श्योरली पूछ सकते हैं, लेकिन पहले आप लोग जब पढ़ेंगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने 2 लेक्चर्स में यही देखा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि अगस्त 2019 से प्राथमिकता परिवारों को बढ़ी हुई पात्रता के अनुसार खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है, जो कि जैसा कि यानी कि क्या है कि 2 अक्टूबर 2019 को ये लागू हुआ। पहली थिंग आपको जो याद करनी है वो ये है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, ये अगस्त 2019 से प्राथमिकता परिवारों को बढ़ी हुई पात्रता के अनुसार खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है, क्योंकि क्या है कि ये जो डिसाइड किया गया था, यानी कि कोई भी स्कीम लाते हैं ये तो कुछ होती है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होती है, यानी कि पहले से ही वो क्रियान्वित हो जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया, जब मैंने आपको समझाया था कि पहले से कुछ चीज़ लागू हो जाना, मतलब वो जो है किसके द्वारा लाया गया होगा, राज्यपाल के द्वारा लाया गया होगा कहीं पे भी, लेकिन ये चीज़ लिखा नहीं है। तो आपको जो चीज़ याद रखना है वो ये है कि लागू कब से किया गया, तो 2 अक्टूबर से, लेकिन पात्रता बढ़ाई कब से गई, तो अगस्त 2019 से। ठीक है, लागू बार बार बोल रही हूँ जिससे याद रहे, कहीं कंफ्यूजन में आप लोग गलत ना कर दें। ठीक है, तो जो सार्वभौम पीडीएस है वो लागू हुआ है 2 अक्टूबर 2019 से, जिसमें प्राथमिकता परिवारों के खाद्यान्न में वृद्धि की गई, साथ में सामान्य परिवारों को जोड़ा गया। लेकिन जो प्राथमिकता वाले परिवार के खाद्यान्नों में जो वृद्धि हुई है तो वह वृद्धि अगस्त 2019 से ही लागू है, यानी कि उनको दिया जा रहा था। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट है सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत सामान्य परिवारों
यानी कि आयकर दाता एवं गैर आयकर दाता को भी खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है, जिसमें ये वही लिखा है, एक सदस्य परिवार 10 किलो, 2 सदस्य 20 किलो, 3 से अधिक को 35 किलो 10 रुपये प्रति किलो प्रति माह में, ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिफाइंड आयोडाइड अमृत नमक वितरण योजना। सेकेंड योजना क्या आई? फर्स्ट योजना क्या थी? सार्वभौम पीडीएस योजना देख रहे हैं ना हम लोग, तो फर्स्ट क्या था? सार्वभौम पीडीएस। एक्सक्यूज मी। तो सेकेंड थिंग क्या है यहाँ पे? रिफाइंड आयोडाइड अमृत नमक वितरण योजना, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं देखो ये सब मैंने आपको बताया है, आज पर्टिकुलरली इस टॉपिक के अंदर है वो बस बताना बचा है, वरना ये हम सब देख चुके हैं ना। तो ये निःशुल्क है पहली बात। अब 2 किलो दिया जा रहा है कहाँ पे? अनुसूचित क्षेत्र में। और 1 किलो दिया जा रहा है कहाँ? गैर अनुसूचित क्षेत्र में। इतना आप लोगों को जानना है, ठीक है। साथ में कौन करता है? तो छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, जिसका भुगतान वितरण एजेंसी रिफाइंड आयोडाइड नमक वितरण में होने वाले व्यय अथवा हानि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जिसका भुगतान वितरण एजेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन है, ठीक है, से किया जाता है। इस टॉपिक को मैंने कल आपको डिटेल में बताया है। यदि आपने लेक्चर को नहीं देखा है तो आप कल का लेक्चर पहले देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जिसका टॉपिक था छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि छत्तीसगढ़ पीडीएस, जो हमने कल का टॉपिक डिस्कस किया है, उसमें मैंने आपको समझाया छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, ठीक। इसको आप लोग देख लेंगे, यदि देख लिए तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम चना वितरण योजना। तो चना वितरण योजना क्या है कि जनवरी 2013 से राज्य के सभी अनुसूचित विकास खंडों तथा 1 फरवरी 2019 से माड़ा क्षेत्र के समस्त अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के राशन कार्ड धारियों को प्रति माह 2 किलो चना 5 रुपए प्रति किलो के दर से। तो आपको जो याद है देखो मैं जो बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोग मैंने आपको पढ़ाया है ना कि 2 किलो चना तो दे रहे हैं क्या रेट से? 5 रुपए प्रति किलो। ये इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं, 2 दिन से है ना ये रेट, ये आपको चाहे ये चीज़ याद हो गई होगी। लेकिन आज जो आपको याद करना है वो ये है कि जो अनुसूचित विकास खंड है वहाँ ये लागू कब से हुआ? तो जनवरी 2013 से, ठीक। और यही माड़ा क्षेत्र जो है वो कब से आया है? तो 1 फरवरी 2019 से। कब? 1 फरवरी 2019। माड़ा क्षेत्र 1 फरवरी 2019 और अनुसूचित क्षेत्र जनवरी 2013। ये दोनों डेट चना वितरण योजना में आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है मधुर गुड़ वितरण योजना। तो गुड़ मैंने आपको क्या बताया था कि बस्तर संभाग के सभी जिलों में दिया जाता है, और रेट क्या मैंने आपको बताया कि 17 रुपए प्रति किलो दिया जा रहा है। बस वही लिखा है कि जनवरी 2020 से ये लागू हुआ। अभी जो मैंने आपको बताया वही है, बस ये लागू कब से हुआ है? तो जनवरी 2020 से। और किसको किसको दिया जाता है याद करो, जब मैंने आपको संशोधन वाला बताया था, ठीक है, यानी कि परसों का वीडियो जो आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अंत्योदय प्राथमिकता एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना कि सभी राशन कार्ड धारियों को, जब हमने राशन कार्ड का टॉपिक डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है, याद आना चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। पहुंच विहीन क्षेत्रों में राशन सामग्री का अग्रिम भंडारण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है कि प्रदेश के ऐसे स्थानों जहां वर्षा ऋतु के दौरान आवागमन मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, देखिए पहुंच विहीन क्षेत्र है, पहुंच विहीन यानी कि हम जहां पहुंच नहीं सकते, तो वहां क्या होता है, आवागमन का मार्ग क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है। वहां खाद्यान्न, शक्कर, अमृत नमक तथा केरोसिन उपभोक्ताओं को सुलभ उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्षा ऋतु के पूर्व, कब? वर्षा ऋतु के पूर्व अग्रिम भंडारण किया जाता है, यानी कि पहले ही वहां पे भंडारण कर दिया जाता है, ठीक है। शासन द्वारा उचित मूल्य दुकान संचालनकर्ता एजेंसी को ऐसे क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं
4 महीने के लिए 4 माह के लिए संग्रहित करने हेतु बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। फर्स्ट थिंग यहाँ पे क्या है कि पहुंच विहीन यदि आता है तो आपको जो चीज याद रखना है वो क्या है कि वर्षा ऋतु से पूर्व, ठीक, वर्षा ऋतु से पूर्व अग्रिम भंडारण, ये पहली चीज आपको जो याद करनी है। फिर क्या किया जाता है कि 4 माह के लिए क्या करते हैं, बिना एक्सक्यूज मी, बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध करा देते हैं, ठीक है। कि जो भी आप यानी कि उचित मूल्य दुकान के जो भी संचालन करता एजेंसी को ये क्या बोलते हैं कि आप जितना भी चाहें उतना क्या कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आपको बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं, आप भंडारण कर लीजिए 4 माह के लिए, फिर उसके बाद संग्रहण कर लीजिए जो भी है, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या करेंगे, जैसे वर्षा ऋतु आई, आवागमन का मार्ग अवरुद्ध हो गया, तो जिससे किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो, और वो परेशानी किस लिए कि खाद्यान्न, शक्कर और अमृत तथा केरोसिन सुलभता से उपलब्ध हो सके। क्या क्या, खाद्यान्न, शक्कर, अमृत, नमक तथा केरोसिन, ठीक है। आगे देखिए, आगे है उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण। तो गोदाम निर्माण के लिए इसमें क्या दिया हुआ है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के एकमुश्त भंडारण हेतु पर्याप्त भंडारण सुविधा तथा राशन कार्ड धारियों को सुगमता से प्रत्येक माह राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में 50 मीट्रिक टन क्षमता की दुकान सह गोदाम निर्माण कराया जा रहा है। अब ये पूछेगा कि उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण में दुकान सह गोदाम निर्माण कितनी क्षमता कितनी है इसकी, तो 50 मीट्रिक टन आपको याद रखना है। कितना, 50 मीट्रिक टन का दुकान सह गोदाम निर्माण, ठीक। इस योजना के तहत अब तक शहरी क्षेत्रों में 190 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 180 दुकान सह गोदाम निर्माण, यानी कि गोदाम, दुकान तो है साथ में गोदाम भी है वहां पे, इसका मतलब केवल यही है, दुकान तो है यानी कि उचित मूल्य की दुकान तो है, साथ में वहीं पे भंडारण की सुविधा है, यानी कि गोदाम भी बनाया गया है। तो शहरी में कितना है, 190, और यही ग्रामीण जो है वहां पे है 180, ठीक है, याद रहेगा। और क्षमता कितनी है, 50 मीट्रिक टन, ठीक। आगे देखते हैं, आगे है उचित मूल्य दुकान कंप्यूटरीकरण, ठीक। इसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। भारत शासन के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पूर्ण कंप्यूटरीकरण योजना के अंतर्गत अभी जस्ट हमने देखा, ठीक है, कंप्यूटराइजेशन ऑफ टीपीडीएस अभी हमने देखा, तो बस वही बोला गया है कि उस योजना के अंतर्गत राज्य में पीडीएस के समस्त क्रियाकलापों का पूर्ण कंप्यूटरीकरण किया जाना है, ठीक है। अब ये पूछा जाएगा कि जो उचित मूल्य दुकान में कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है कि जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पूर्ण कंप्यूटरीकरण की जो योजना है भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही उसके अंतर्गत, ठीक है। आगे देखिए, राज्य में पीडीएस के अंतिम चरण उचित मूल्य दुकानों का कंप्यूटरीकरण मार्च 2012 से कॉरपीडीएस के माध्यम से प्रारंभ किया गया। किसके माध्यम से, कॉरपीडीएस, कोरपीडीएस क्या बोलते हैं इसको, कोरपीडीएस, ठीक। अब पूछा जाएगा कि किसके द्वारा किया जा रहा है, किसके माध्यम से किया जा रहा है कंप्यूटरीकरण का प्रोग्राम, तो आपको याद रखना है कोरपीडीएस, जो मैंने लिखा है उसको देखिए, कोरपीडीएस, ये चीज को याद रखना है आपको, ठीक है। कोरपीडीएस के माध्यम से ये कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। फिर उसमें लिखा है कि राज्य में अंतिम चरण का कंप्यूटरीकरण कब हुआ है, मार्च 2012 से, ठीक। कोरपीडीएस के साथ साथ अगस्त 2015 से राज्य में उचित मूल्य दुकानों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोरपीडीएस क्या होता है,
आगे हम देखते हैं, ठीक है। ये कोर पीडीएस होता क्या है। तो ये कोर पीडीएस का, चाहे आप लोग इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के हों, आप लोग पहले तो इसका फुल फॉर्म याद करो, ठीक है। तो फुल फॉर्म क्या है इसका, कोर पीडीएस का, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक पीडीएस। पीडीएस का तो जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। लेकिन कोर का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, तो सी फॉर सेंट्रलाइज्ड, ओ ऑनलाइन, आर से रियल टाइम, ई से इलेक्ट्रॉनिक। याद रखना आप लोग, ठीक है, पूछा जा सकता है। कोर पीडीएस क्या चीज के लिए है, कंप्यूटरीकरण के लिए है, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऐप है। कहाँ का ऐप है ये उचित मूल्य दुकानों में ये ऐप चलाया जा रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं उपयोग किया जा रहा है ये ऐप, ठीक है। और किस लिए, जिससे कि जो पीडीएस के अंतर्गत सब्सिडाइज्ड फूड जो देते हैं, यानी कि सब्सिडी वाले खाद्यान्न जो उपलब्ध कराए जाते हैं, उसकी कंप्यूटरीकरण के लिए। कंप्यूटरीकरण मतलब क्या होता है, कंप्यूटरीकरण में ये करते क्या है, ठीक है, कंप्यूटर में डेटा फीड तो करते हैं, लेकिन होता क्या है उसमें, तो आधार ऑथेंटिकेशन जो होता है, यानी कि जो आधार, जैसे कि बायोमेट्रिक होता है ना। यदि आप लोग गए होंगे तो आपको पता होगा, नहीं गए होंगे तो कोई बात नहीं, जान लीजिए अभी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आधार ऑथेंटिकेशन होता है, ओटीपी ऑथेंटिकेशन होता है, साथ में फोटो ऑथेंटिकेशन होता है, यानी कि ओटीपी, फिर उसके बाद आधार, यानी कि बायोमेट्रिक, कुल मिलाकर के जो भी बायोमेट्रिक होता है, आधार वैलिडेशन का काम होता है। ये काम किसके, यानी कि उचित मूल्य दुकानों में जो वो करते हैं, तो वो कोर पीडीएस आपके इस्तेमाल से करते हैं। बस ये आप लोग जान के रखिए। साथ में इसमें क्या है, पोर्टेबिलिटी है। पोर्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है, जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा था, तो उसमें क्या है, प्रवासी मजदूरों को भी पीडीएस से के थ्रू, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो है, उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न उपलब्ध कराए गए, ठीक है, यानी कि बिना राशन कार्ड के भी उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराए गए। तो ये किसके तहत किया गया, ये पोर्टेबिलिटी होता है। पोर्टेबिलिटी मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह, पोर्टेबल मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि ये है कि आप भले कहीं भी राज्य के हों, लेकिन आप हमारे यहाँ पे प्रवासी हैं, ठीक है, तो हम आपको खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे। अभी जस्ट अभी हुआ है, कोरोना काल में जो भी उपलब्धता इन लोगों को करवाई गई है, तो इसके तहत ही हुआ है, ठीक है, कोर पीडीएस का इस्तेमाल करके ही हुआ है। आगे देखते हैं, याद रखना फुल फॉर्म, ठीक। आगे देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं नियंत्रण संबंधी कार्यवाही, यानी कि पारदर्शिता हो, इसके लिए क्या करते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण का कार्य वर्ष 2007 से प्रारंभ किया गया। कब से प्रारंभ किया गया है, वर्ष 2007 से, और 2008 तक सभी योजनाओं के राशन कार्ड डेटाबेस तैयार करने के साथ साथ राज्य स्तर से लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के प्रदाय केंद्रों तक के समस्त क्रियाकलाप का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। याद क्या करना है अब आपको, चालू कब हुआ, यानी कि पीडीएस ऑनलाइन व्यवस्था, जिसको हम बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण, चालू कब से हुआ, प्रारंभ कब से हुआ, तो 2007 से, और 2008 तक छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है जो कि फुली कंप्यूटराइज्ड है, जिसके पीडीएस फुली कंप्यूटराइज्ड है, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूर्णतः कंप्यूटरीकरण हो चुका है हमारे राज्य में, ठीक है। आगे देखिए इसको क्या है इसमें, चावल उत्सव। चावल उत्सव कब मनाया जाता है, पूछ सकता है ना। तो राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के वितरण की नियमित निगरानी के लिए फरवरी 2008 से, कब से, फरवरी 2008 से चावल उत्सव प्रारंभ किया गया, ठीक। अब जो चीज इस पेज में फर्स्ट थिंग जो याद करने के लिए है, वो ये है कि चावल उत्सव प्रारंभ कब से हुआ है। तो चावल उत्सव जो है फरवरी 2008 से प्रारंभ हुआ, ठीक। फिर चावल उत्सव के लिए जिन गांवों में उचित मूल्य दुकान संचालित हैं तथा वहां साप्ताहिक हाट बाजार भी लगता है, वहां प्रत्येक माह की 6 तारीख के बाद
लगने वाले प्रथम हाट बाजार के दिन चावल उत्सव का आयोजन किया जाएगा तथा शेष उचित मूल्य दुकानों में प्रत्येक माह की 7 तारीख को चावल उत्सव आयोजित हो रहा है। इसका क्या मतलब है? यानी कि चावल उत्सव जो है फरवरी 2008 से तो प्रारंभ तो हो गया, अब होता किस तरह से ये बताया गया है कि ऐसे क्षेत्र यानी कि ऐसे गांव जहां पे उचित मूल्य की दुकान संचालित हो रही हैं, जहां पे ऐसे गांव जहां पे उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं, वहां क्या होगा, साथ में वहां पे साप्ताहिक हाट बाजार लगते हैं। ठीक है, उचित मूल्य की दुकान भी है, साथ में साप्ताहिक हाट बाजार लगते हैं। तो वहां क्या डिसाइड किए हैं कि 6 तारीख के बाद, प्रत्येक माह की 6 तारीख के बाद में जो भी प्रथम हाट बाजार लगेगी उस दिन चावल उत्सव का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, फिर से बताऊंगी, लेकिन एक बार पहले सुन लो ध्यान से। और बाकी शेष उचित मूल्य दुकानों में, यानी कि जहां पे हाट बाजार नहीं लगते, ठीक है, तो वहां क्या करेंगे ये कि प्रत्येक माह की 7 तारीख को, यानी कि 7 को, सभी मंथ की जो 7 आएगा तो उसमें क्या करेंगे, ये चावल उत्सव मनाएंगे। कहाँ पे? जहाँ पे साप्ताहिक हाट बाजार नहीं लगता। ठीक है, और फर्स्ट थिंग यहाँ पे क्या बोला गया है कि पहली बात तो यह है, ऐसे गांव जहाँ पे उचित मूल्य की दुकान संचालित है तथा जहाँ पे साप्ताहिक हाट बाजार लगते हैं, तो वहाँ क्या करेंगे, प्रत्येक माह की 6 तारीख के बाद जो भी प्रथम हाट बाजार लगेगा तो उस दिन चावल उत्सव मनाएंगे। और अन्य जगह पे क्या करेंगे, ये प्रत्येक माह की 7 तारीख को, है ना, ये चावल उत्सव मनाएंगे। फिर उसके बाद ये जो है इम्पोर्टेंट जो है, सभी राशन कार्डधारी नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं। इसमें कलेक्टर द्वारा नियुक्त नोडल ऑफिसर यानी कि निगरानी कौन करता है ये बताया गया है। तो कलेक्टर द्वारा नियुक्त नोडल ऑफिसर इसकी निगरानी करते हैं। नोडल ऑफिसर एवं उचित मूल्य दुकान की निगरानी समिति, कौन? उचित मूल्य की निगरानी समिति के समक्ष राशन कार्ड धारियों को राशन सामग्री का वितरण कराया जा रहा है। यानी कि होता क्या है, चावल उत्सव के दौरान क्या होता है ये बताया गया है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जब चावल उत्सव होता है तो कलेक्टर द्वारा नियुक्त नोडल ऑफिसर एवं उचित मूल्य दुकान की निगरानी समिति, ये दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, कलेक्टर द्वारा नियुक्त नोडल ऑफिसर एवं उचित मूल्य दुकान की निगरानी समिति के समक्ष राशन कार्ड धारियों को राशन सामग्री का वितरण कराया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। साथ में इस उत्सव के आयोजन से निर्धारित तिथि पर राशन कार्ड धारी द्वारा राशन सामग्री प्राप्त की जा सकती है। आज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं, जो चीज़ आपको याद रखनी वो ये है कि कब से चालू हुआ, कब मनाया जाता है, कब कब, यानी कि ये जहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इतनी चीज़ें बस आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं हम। आगे है कॉल सेंटर। तो कॉल सेंटर, जैसा कि मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि छत्तीसगढ़ के PDS का जो नंबर है वो है 1800-233-3663। ये नंबर आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आ सकता है व्यापम में। साथ में ये 1967, तो 1967 क्या है ये देखिए। ठीक है, ये निःशुल्क टोल फ्री नंबर है जिसमें हमको सभी कॉल सेंटर के, जिसमें हमको सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। किससे रिलेटेड? सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री वितरण में पारदर्शिता हेतु ये नंबर जारी किए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट ये दोनों नंबर को, फर्स्ट थिंग इस पेज से जो चीज़ आपको याद करना है वो ये है 1967 और 1800-233-3663। ठीक है, आगे देखते हैं। जन भागीदारी वेबसाइट, क्योंकि ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जन भागीदारी वेबसाइट, तो इसके लिए आप लोग ये याद रखेंगे कि इसके लिए आप लोग ये PDF पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, है ना आपको।